हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल छाबड़ा फ्रॉम जैन अकेडमी सिक्कर। और अपना चैप्टर थर्ड जो था उसकी थ्योरी अपन ने पूरी ढंग से कंप्लीट करी थी तरीके से। और उसमें थ्योरी के रिलेटेड बीच बीच में जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आए थे वो न्यूमेरिकल्स भी अपन ने देख लिए थे। कुछ न्यूमेरिकल्स अपने रह गए हैं, तो सबसे पहले अपन एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स लेंगे, उसके बाद में निट लेवल के न्यूमेरिकल्स लेंगे, उसके बाद में आईआईटी लेवल के न्यूमेरिकल्स लेंगे जो भी रह गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस तो अपन ने बीच बीच में डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चंस और अपन डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में एनसीईआरटी के। तो दो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखना द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। एक बैटरी जो है उस बैटरी का ईएमएफ अपन को दे रखा है, ईएमएफ कितना दे रखा है 12 वोल्ट। और ईएमएफ को अपन किससे डिनोट करते हैं, ई से। तो ई की वैल्यू क्या दे रखी है 12 वोल्ट। ठीक है, इफ़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी 0.4 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.4 ओम। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगी, बैटरी से मैक्सिमम करंट क्या निकल सकती है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = E/R+R। ऐसा ही तो होता है कि मान लो ये कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ये एक बैटरी लगी है और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, इस तरह से। ऐसा ही तो होता है सर्किट डायग्राम अपना। ये 12 वोल्ट है, ये R की वैल्यू अपन को दे रखी है कितनी, स्मॉल r कितना दे रखा है 0.4 ओम, 0.4 ओम, और ये R है। ठीक है, अपन से पूछा गया कि मैक्सिमम करंट कब निकलेगी बाहर। फॉर्मूला क्या होता है करंट का, I पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R स्मॉल r। मैक्सिमम कब होगी, ये तो जीरो हो नहीं सकता, मैं इसको जीरो कर दूं भाई, नीचे वाली टर्म मिनिमम हो। मिनिमम कब हो, जब ये जीरो हो जाए और ये जो भी है वो है। तो I फॉर्मूला क्या बन जाएगा फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम करंट E/R। ठीक है, R की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, कैपिटल R 0 हो जाएगा। तो अब I मैक्सिमम निकाल लो, E की वैल्यू कितनी है 12 और स्मॉल r की वैल्यू 0.4। ठीक है, 120/4 30 एम्पियर। समझ में आ रही थी, ये मैक्सिमम करंट निकल के आएगी क्वेश्चन नंबर 1 में। सेकंड देखो, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा सा ही क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा कोई खास चीज़ नहीं है। मान लो ये कोई रजिस्टर होगा कैपिटल R, इससे क्या जुड़ा हुआ है, एक तो बैटरी जुड़ी हुई है कितने वोल्ट की 10 वोल्ट की। तो 10 वोल्ट की एक बैटरी जोड़ दी अपन ने और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 3 ओम। ठीक है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अपन यहाँ बना लेते हैं, ये कितना दे रखा है अपन को 3 ओम। ठीक है, इस कनेक्टेड टू ए रजिस्टर, एक रजिस्टर से अपन ने कनेक्ट कर दिया। इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है 0.5 एम्पियर। ठीक है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वही फॉर्मूला I क्या होता है E/R+R। ठीक है, तो E की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 10 वोल्ट, R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्मॉल r की वैल्यू 3 दे रखी है, I की वैल्यू दे रखी है 0.5। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करेंगे तो I तो हो गया 0.5, E की वैल्यू कितनी है 10/R की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है और स्मॉल r की वैल्यू अपन को दे रखी है 3। ठीक है, 0.5 का मतलब क्या हो गया 1/2 = 10R+3, R+3 इधर ले जाओ, 2 उधर ले जाओ, तो R+3 = 20, तो R कितना आ जाएगा 17 ओम, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है 17 ओम। ठीक है, आगे पूछा गया है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर एंड व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। सब क्लोज होने का मतलब जब सर्किट से करंट फ्लो हो रही है उस टाइम पे सेल के टर्मिनल्स के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो इसके दो तरीके हैं, या तो E = V-IR से निकाल लो या V = IR से निकाल लो। ठीक है, तो अपने पास में क्या है V = सारी वैल्यू दे रखी है E - IR। ठीक है, तो V की वैल्यू तो कितनी आई है, ये V की वैल्यू तो निकालनी है, E की वैल्यू कितनी है 10, I की वैल्यू कितनी है 0.5 यानी कि 1/2 और स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो V कितना हो जाएगा 3/2 1.5, 10 में से 1.5 माइनस गया तो 8.5 वोल्ट। या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर मैं बोल सकता हूँ V = IR। ठीक है, ये भी क्या है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका है। तो यहाँ से निकाल लो, चाहे तो I की वैल्यू कितनी है 1/2 और R की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने 17,
तो 17/2 कितना होगा 8.5 वोल्ट। ठीक है, तो चाहे तो ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, दोनों तरीके से अपन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 अपना हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये क्वेश्चंस अपन ने चैप्टर जब पढ़ रहे थे उसमें बीच बीच में अपन ने डिस्कस कर लिए थे, तो 9 तक के क्वेश्चंस अपने कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 अपने सामने क्या निकल के आता है। चलिए, एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, मीटर ब्रिज से रिलेटेड। क्वेश्चन सुनना, इन ए मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए से 39.5 यानी कि कितना है 39.5 सेंटीमीटर। तो ये कितना बचा 100 माइनस 39.5 कितना हो जाएगा 60.5 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और अपन को दे रखा है कि y की जो वैल्यू है वो कितनी है 12.5, तो y की वैल्यू तो अपन को दे रखी है 12.5 ओम और मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक फॉर्मूला अपन जानते हैं, ये तो कौन सा होता है P, ये क्या होता है Q, ये क्या होता है R और ये क्या होता है S, ये अपन को पता है। तो अपन ये बोल सकते हैं P/Q इक्वल्स टू क्या होता है R/S। ठीक है, तो ये इधर वाली तो जो भी रेजिस्टेंस आता है वो P होता है, इधर वाला जो भी रेजिस्टेंस होता है वो Q होता है, इधर वाला जो भी होता है वो R होता है, इधर वाला जो भी होता है वो S होता है। पढ़ते हैं अपन ये, तो अब वैल्यू पुट कर दो। P तो कितना है 39.5, Q कितना है 60.5, R कितना है फाइंड आउट करना है अपन को, और S की वैल्यू कितनी है Y यानी कि 12.5। तो यहाँ से X की वैल्यू निकाल लो 39.5 अपॉन 60.5 इंटू 12.5, ये किस में आ जाएगा अपना आंसर ओम के अंदर निकाल लेंगे, कैलकुलेशन हो जाएगी। फिर ये बोला गया है वाई आर द कनेक्शंस बिटवीन रजिस्टर्स इन ए व्हीटस्टोन और मीटर ब्रिज इज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स। यहाँ पे अपन मोटी कॉपर स्ट्रिप्स क्यों लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, ऐसा क्यों लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, क्योंकि कोई भी मटेरियल जितना थिकनेस में होगा, जिसकी उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, R इक्वल्स टू क्या होता है रो एल अपॉन ए, एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब यदि मान लो यदि इनका ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होता तो इन रेजिस्टेंस से इसको मेजर कैसे करते, करंट तो यहीं ख़त्म हो जाती, आगे पहुँच ही नहीं पाती। ठीक है, तो करंट को आगे भी तो फ्लो करवाना है, इसलिए ये जो कनेक्शंस अपने लगाए हैं, एल स्ट्रिप्स लगाई है, इनका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, ताकि ओवरऑल इफेक्ट इन्हीं का आए। समझ में आ रही थी, इस वायर का इफेक्ट आए, इसका इफेक्ट आए, इसका इफेक्ट आए, करंट इनमें जो फ्लो हो रही है इस पर कोई इफेक्ट नहीं करे। इफेक्ट तब नहीं करेगी जब इनका रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम हो, और कम से कम होने के लिए इनकी थिकनेस मुझे बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए ये जो अपन एल शेप की है, ये जो स्ट्रिप्स लगाते हैं, इनकी थिकनेस जो है वो क्या ली जाती है, ज़्यादा ली जाती है। ठीक है, थर्ड इसमें पार्ट पूछा गया था, सेकंड हो गया था, हाँ सेकंड हो गया। थर्ड पूछा गया डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। यदि इन दोनों का इंटरचेंज कर दिया तो देखो क्या होगा, P/Q, तो P/Q मुझे निकालना है, P या Q की वैल्यू निकालनी है मान लो, और x और y को मैंने इंटरचेंज कर दिया तो x भी अपन को पता चल गया और y भी पता चल गया, दोनों वैल्यू पता चल गई। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, इधर तो हो गया x और इधर हो गया y और इधर P और इधर Q, यानी कि अपन फॉर्मूला लगाएंगे P/Q इक्वल्स टू क्या, वही R/S। P तो कितना हो जाएगा मान लो L और Q कितना हो जाएगा 100 माइनस L इक्वल्स टू R तो कितना होगा Y और S कितना होगा X। ठीक है, सारी चीज़ें अपन को पता है, Y मुझे पता है, X अपन निकाल चुके हैं, L की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। फिर इसमें एक क्वेश्चन और था, मैं लिखा नहीं वो, एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था गैल्वेनोमीटर और बैटरी को आपस में इंटरचेंज कर दें तो बैलेंस पॉइंट पे क्या इफेक्ट आएगा या गैल्वेनोमीटर में क्या करंट फ्लो होने लग जाएगी। तो ये चीज़ अपन पहले भी देख चुके हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर यदि बैटरी और गैल्वेनोमीटर दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो उस कंडीशन में भी बैलेंसिंग कंडीशन पर कोई इफेक्ट नहीं आता, यानी कि गैल्वेनोमीटर में किसी भी तरह की कोई करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 था। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो अपने पास में क्या निकल के आता है। चलिए, नेक्स्ट दो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे गए हैं। क्वेश्चन लिखने में इतना टाइम लग जाता है जितना क्वेश्चन समझाने में नहीं लगता, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। चलो क्वेश्चन 11 का आंसर देखते हैं। अभी तक अपन सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं सीरीज से,
ए स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट एंड इंटर रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज बीइंग चार्ज्ड बाय ए 120 वोल्ट DC सप्लाई। यानी कि मान लो एक मेरे पास में बैटरी है और उसका इंटर रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसको मैंने चार्ज किया किससे, एक 120 वोल्ट की DC सप्लाई से। ये कितना है 120 वोल्ट, ये कितना है 8 वोल्ट और ये कितना है 0.5 ओम, ठीक है। चार्ज कर रहा हूँ, करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो इसमें पॉजिटिव में करंट इंटर हो रही है, नेगेटिव से बाहर निकल रही है, तो ये चार्ज हो रही है बैटरी, ठीक है। इज बीइंग चार्ज बाय 120 वोल्ट DC सप्लाई यूजिंग ए सीरीज रजिस्टर ऑफ 15.5 ओम। हाँ, एक चीज़ और है, एक 15.5 ओम का सीरीज रजिस्टर और लगाया अपन ने, 15.5 ओम, ठीक है। ये कितना है 15.5 ओम, ठीक है। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। इस बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा चार्जिंग के टाइम पे, ठीक है। देखो डिस्चार्जिंग के टाइम पे तो फॉर्मूला क्या होता था, V = E - IR। लेकिन यदि चार्जिंग कंडीशन में आ रहा है, बैटरी चार्ज हो रही है, तो उस कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V = E + IR। याद रखना है, ये तो V = E - IR तो अपन प्रूव करके देख चुके हैं। लेकिन जब चार्जिंग कंडीशन में बैटरी होती है तो फॉर्मूला ये होता है V = E + IR। ये कब है, ये है जब बैटरी क्या हो रही है चार्जिंग कंडीशन में है। और V = E - IR क्या होता है, जब बैटरी कैसी हो डिस्चार्जिंग कंडीशन में हो। समझ में आ रही चीज़। तो अभी फिलहाल अपनी बैटरी कैसी है चार्जिंग कंडीशन में, तो फॉर्मूला कौन सा काम में लेंगे V = E + IR, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो अब अपन को V की वैल्यू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। E दे रखा है अपन को कितना 8 वोल्ट, ठीक है। I मुझे फाइंड आउट करना है, R की वैल्यू मुझे दे रखी है 0.5 ओम। अब देखो I मुझे फाइंड आउट करना है, दोनों सेल्स का नेट EMF कितना होगा 120 - 8 होगा कि नहीं होगा भाई। करंट का फॉर्मूला क्या होता है I = E net / R + R net, ऐसा ही तो होता है, ठीक है। तो I = E net क्या होगा भी, E net दोनों है तो सीरीज में ही, करंट की वैल्यू सेम है दोनों में तो सीरीज में है, लेकिन इसका पॉजिटिव मिल रहा है, तो इसका मतलब कैसे हो गई ये कुछ ऐसी कंडीशन ही तो हो गई। ये अपन पहले भी तो देख चुके हैं इस टाइप की सी कंडीशन ऐसी, ठीक है। ऐसी होती तो इसमें यदि ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो ये चार्जिंग हो गया, डिस्चार्जिंग हो गया, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, तो अपन बोलते थे E1 - E2, क्योंकि ये तो डिस्चार्जिंग है तो इसका EMF पॉजिटिव में लिया जाएगा, ये चार्जिंग में है तो इसका EMF नेगेटिव में लिया जाता है। तो ये तो डिस्चार्जिंग है, इसका EMF पॉजिटिव में लिया जाता है, ये चार्जिंग कंडीशन में इसका EMF नेगेटिव में लिया जाएगा, तो 120 - 8, ठीक है। तो E net तो कितना हो गया 120 - 8। R कितना है एक्सटर्नल कितना है 15.5 प्लस इंटरनल कितना है 0.5 120 - 8 कितना हो गया 112 और ये कितना हो गया 16। तो I की वैल्यू निकाल लो, I कितना आएगा 4 से कैंसिल कर लो, वैसे तो पूरा कैंसिल हो जाना चाहिए शायद, एक बार 4 से करते हैं, 4 से करेंगे तो 2 8 और ये हो जाएगा 4, हाँ 28/4 कितना हो जाएगा 7। तो I की वैल्यू कितनी आएगी 7 एम्पियर, यानी कि यहाँ से कितनी करंट फ्लो हो रही है 7 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। अब फॉर्मूला अपना लगेगा V = E + IR, तो V = अपन लगा देंगे E + IR, ठीक है। V अपन को निकालना है, E की वैल्यू कितनी है 8, इसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो निकालना है। I की वैल्यू कितनी आई है 7 और स्मॉल r कितना है 0.5 यानी कि 1/2। तो V = 7/2 3.5, 8 + 3.5 कितना हो जाएगा 11.5 वोल्ट, ठीक है। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस बैटरी के अबाउट, क्लियर है। तो ये तो अपना क्वेश्चन नंबर हो गया 11। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है इसके अंदर कि चार्जिंग में तो होता है V = E + IR और डिस्चार्जिंग में होता है V = E - IR, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी लिखा हुआ है अपना और इसको समझते हैं इसमें क्या पूछा गया है। पोटेंशियोमीटर, हाँ पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, तो देखते हैं पोटेंशियोमीटर में क्या होगा देखते हुए चलो। NCERT के क्वेश्चंस हैं, कंप्लीट करते हैं आज NCERT, ठीक है। चलो, इन ए पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट सेल ऑफ EMF 1.25 वोल्ट गिव्स ए बैलेंस पॉइंट एट 35 सेंटीमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या है, अरेंजमेंट तो अपन बना सकते हैं पोटेंशियोमीटर का, ये की होती है, ये रियोस्टेट होता है, ठीक है। ये सब तो अपन पढ़ चुके हैं। ये वाला वायर कौन सा है AB है, ठीक है।
ये EP है, ये की है, ये रियोस्टेट, ठीक है। ए सेल ऑफ EMF 1.25 वोल्ट गिव्स ए बैलेंस पॉइंट एट 35 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। एक तो अपने लगाया कौन सा 1.25 वोल्ट, इसने तो कितने पे दिया है, इसने दिया है कितने पे 35 सेंटीमीटर पे, ठीक है। यानी कि 1.25 वोल्ट ने तो कितने पे दिया है 35 सेंटीमीटर पे, ठीक है। इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल एंड द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 63 सेंटीमीटर, फिर इस सेल को हटाया, ठीक है। या तो अपन ऐसे कर सकते हैं या फिर अपन वैसे भी तो करते थे, ऐसे कंपैरिजन किया था अपने सेल्स का, ठीक है, इस तरह से। तो पहले तो अपने डॉट कहाँ लगाया, यहाँ लगाया, तो इसके लिए बैलेंस पॉइंट कितना आया 35 सेंटीमीटर, ये तो इसके लिए आया। फिर डॉट यहाँ से हटाया और यहाँ लगाया, ठीक है। तो इसको मैंने मान लिया क्या है E2, तो E2 के लिए बैलेंस पॉइंट मान लो आया L2, तो E2 के लिए बैलेंस पॉइंट जो आया है वो मान लो आया है L2, और L2 कितना है, इफ़ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल एंड द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 63 सेंटीमीटर, तो ये कहाँ शिफ्ट हो गया 63 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द EMF ऑफ द सेकंड सेल, E2 निकालना है, कंपैरिजन करना है सीधा सीधा। फॉर्मूला क्या होता था E2 बाई E1 इक्वल्स टू L2 बाई L1, ठीक है। तो E2 कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा L2 बाई L1 इंटू E1। L2 की वैल्यू 63, L1 की वैल्यू 35 और E1 की वैल्यू 1.25। इसको आगे सोल्व करना है, ये आंसर किस में आ जाएगा अपना वोल्ट के अंदर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई खास क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 अपने कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोर्ड पे लिखा गया है अपना ड्रिफ्ट स्पीड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर कंडक्टर इज, नंबर डेंसिटी जो थी यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपन किससे डिनोट करते थे n से, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये तो स्मॉल n की वैल्यू दे रखी है। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन, एक मेरे पास में कॉपर वायर है, यूँ समझो ये कॉपर वायर है, इसकी लेंथ अपन को दे रखी है कॉपर वायर की 3 मीटर, ये इसकी लेंथ दे रखी है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये L मान लो, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अपन को दे रखा है A की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम में वो n दे रखे हैं। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हुआ और यहाँ तक पहुँचना है उसको, ठीक है। 3 मीटर लॉन्ग टू इट्स अदर एंड, इस एंड से चलना शुरू हुआ और यहाँ तक पहुँचना है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक चलने में टाइम जो लग रहा है उसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है, टाइम की वैल्यू। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपन को दे रखा है एंड इट इज़ कैरिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर, ठीक है। ये अपन को दे रखा है, समझ में आ रही चीज़। स्मॉल एन दे रखा है, टी की फाइंड आउट करनी है, लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है, और आई दे रखा है कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है आई वो कितनी हो रही है 3 एम्पियर, ठीक है। एक फॉर्मूला होता था अपने पास में I = NEA/VD, और इस फॉर्मूले को अपन बोलते थे ड्रिफ्ट स्पीड थी NEA से कैसे, और वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है L और टाइम लग रहा है मान लो T, तो L/T। अपन को क्या निकालना है T निकालना है, तो T = क्या हो जाएगा NEA/L/I। T को इधर ले आओ, I नीचे चला जाएगा, ठीक है। T अपन को निकालना था। अब वैल्यू पुट कर दो, अब वैल्यू पुट करेंगे तो T = क्या हो जाएगा, N की वैल्यू 8.5 इंटू 10⁻28, ठीक है। E की वैल्यू अपन को पता होती है 1.6 इंटू 10⁻19, A की वैल्यू अपन को पता है 2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। और L की वैल्यू अपन को पता है 3 मीटर, ये 3 मीटर, और नीचे है करंट, करंट की वैल्यू अपन को दे रखी है 3 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करना है। ये टाइम किसके अंदर आ जाएगा अपना सेकंड के अंदर ही अपना टाइम निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको फिर ईयर में यदि चेंज करना है तो क्या करोगे, सेकंड में आया है 60 से डिवाइड करते ही किस में आ जाएगा मिनट में, फिर 60 से और डिवाइड करेंगे तो किस में आएगा आवर में, ठीक है। फिर इसको 24 से डिवाइड करेंगे तो किस में आएगा डे में, फिर इसको 365 से डिवाइड करेंगे तो किस में आ जाएगा ईयर में, ठीक है। तो वैसे अपन ईयर में भी इसको निकाल सकते हैं जिसमें अपन को ऑप्शन दे रखा होगा अपन उसमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था अपने सामने। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में अपने सामने क्या आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बोर्ड पे लिखा गया है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, लिखने में बड़ा टाइम लगता है। द अर्थ सरफेस हैज सिग्मा इक्वल्स टू, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है अर्थ की सरफेस की। ये मान लो अपनी अर्थ की सरफेस है, ये अर्थ है, ठीक है, छोटी सी अर्थ है। इसके लिए सिग्मा की वैल्यू दे रखी है -10⁻⁻9 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये सिग्मा दे रखा है। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 किलो वोल्ट बिटवीन द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द सरफेस रिजल्ट। ये मान लो अपना एटमॉस्फेयर, अभी अर्थ के चारों तरफ क्या एटमॉस्फेयर, ये टॉप एटमॉस्फेयर का टॉप है और ये अर्थ की सरफेस है। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है वो 400 किलो वोल्ट है, बहुत ज़्यादा है ये 400 किलो वोल्ट, ठीक है, इतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर है कि करंट फ्लो होनी चाहिए। इन ए करंट ऑफ ओनली 1800 एम्पियर। तो यहाँ से इधर पूरे में ही है ये ऐसे पूरा ही तो है एटमॉस्फेयर अर्थ के चारों तरफ। तो इस पूरे में जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है, 1800 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, इधर से ऐसे फ्लो हो रही हो, ठीक है, ऐसे, ठीक है, अच्छा ऐसे हो रही होगी, ठीक है, वैसे नेगेटिव इधर तो ऐसे ही जाएगी, ऐसे करंट जाएगी, ठीक है, 1800 एम्पियर ओवर द एंटायर ग्लोब, पूरे ग्लोब के ऊपर, ठीक है। इफ देयर वर नो मैकेनिज्म ऑफ सस्टेनिंग एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, करंट फ्लो हो रही है फिर भी एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो हाउ मच टाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज टू अर्थ सरफेस। इसका मतलब क्या हो गया, अर्थ सरफेस न्यूट्रलाइज होती जा रही है, ठीक है, तभी तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बीच में। तो अपन को ये निकालना है कि 1800 एम्पियर करंट को फ्लो होने में कितना टाइम लगेगा। कुन्ना की ये है, वो 1800 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, इधर आए फिर वापस उधर चल जाए तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अपन को ये देखना है कि 1800 एम्पियर करंट फ्लो होने में कितना टाइम लगेगा। अपन को सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो आप समझो इस चीज़ को। यदि मुझे सिग्मा दे रखा है तो सिग्मा क्या होता है, Q/A, तो यहाँ से Q क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, ठीक है। सिग्मा कितना दे रखा है, 10⁻⁹ एरिया कितना सरफेस का, अर्थ की सरफेस का एरिया क्या होगा 4/3 πr², और आर कितना होता है अर्थ के लिए 6400 किलोमीटर, यानी कि 6.4 × 10⁻⁶ कितना 6 मीटर, ठीक है। ये तो अपने पास में क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, ठीक है। अब अपने पास एक फॉर्मूला होता था, इतना चार्ज फ्लो करवाना है तो इतना चार्ज फ्लो करवाने के लिए I = क्या होता है Q/T, तो T = क्या हो जाएगा Q/I। Q की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, 10⁻⁹ इंटू 4/3 पाई इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई I कितना है, I अपन को दे रखा है 1800 एम्पियर। ये किस में आ जाएगा, अपना आंसर सेकंड के अंदर आ जाएगा। समझ में आ रही चीज़। इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 280 सेकेंड। इसका मतलब 280 सेकेंड में अर्थ न्यूट्रलाइज हो जाती है, ठीक है। करंट, तभी तो अपन को करंट नहीं लगता। यदि अर्थ न्यूट्रलाइज नहीं होती और करंट फ्लो होती रहती, मान लो दोनों सरफेस के भी इतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, तो करंट फ्लो होनी चाहिए। करंट फ्लो यदि होती रहती तो अपन को क्या लगता, करंट लगना शुरू हो जाता, ठीक है, करंट लगना शुरू हो जाता। लेकिन बीच में क्या है, एटमॉस्फेयर जो है वो एटमॉस्फेयर एक तरह से नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, इसलिए करंट इजीली फ्लो नहीं हो पाती, इसलिए अपन को करंट नहीं लगता है, क्योंकि 280 सेकंड में तो वापस न्यूट्रलाइज ही हो जाता है, ठीक है, इसलिए अपन को करंट जो है वो नहीं फील होता है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 14 था। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, उसमें क्या चीज़ आती है निकल के। चलिए एक क्वेश्चन और लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा क्वेश्चन है, आंसर छोटा है। 6 leads acid type of secondary cell each of EMF 2 volt and internal resistance 0.015 ohm are joined in series। 6 सेल्स जो है वो सीरीज में जुड़ी हुई है, 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका EMF E R E R E R E R E R E और R, ठीक है। E की वैल्यू तो कितनी दे रखी है 2 वोल्ट, और R कितना दे रखा है 0.015 ओम, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है। टू प्रोवाइड ए सप्लाई टू ए रेजिस्टेंस ऑफ 8.5 ओम। इसने क्या कर रखा है, ऐसा क्यों जोड़ा गया है, ताकि अपने पास में एक 8.5 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको सप्लाई मिलती रहे, ठीक है। व्हाट आर द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। एक तो करंट अपन को निकालनी है, दूसरा यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज मुझे निकालना है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला करंट का क्या होता है, I = E नेट अपॉन R प्लस R नेट, ठीक है। तो E नेट तो कितना हो जाएगा, कितनी बैटरी है 6,
और हर कितना है 2 वोल्ट का, तो 2 इंटू 6 अपॉन आर प्लस सीरीज में जुड़ी हुई है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन अपने सेल्स का देखा था, आर नेट कितना हो जाएगा आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर यानी कि 6R यानी कि 6 इंटू 0.015 और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 8.5। तो ये तो अपने पास में करंट निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसको आगे सोल्व करना है, सोल्व कर लेना जो भी आएगा वो। ये तो कितना हो जाएगा 12 अपॉन 8.5 प्लस 6 इंटू 0.15 कितना होगा 0.9, ठीक है 0.09 कितना होगा 15 इंटू 6 कितना होता है 90 और 90 में 0.09 हो जाएगा 0.09, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व कर लेना, तो 12 अपॉन 8.59 आएगा, आई इक्वल टू आ जाएगा 12 अपॉन 8.59 एम्पियर। ये तो करंट आ गई। फिर अपन से पूछा गया है एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला V इक्वल टू क्या होगा आई आर, आई अपन ने निकाल लिया 12 अपॉन 8.59 और R कितना दे रखा है अपन को 8.5, ठीक है। ये अपना टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा, क्लियर। अब इसका सेकंड पार्ट हो रहा है, ए सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज हैज एन EMF ऑफ 1.9 वोल्ट, ठीक है। ये सेकेंडरी सेल अपन ने यहाँ पे को लगा रखी होगी, ये सेकेंडरी सेल थी और बहुत टाइम तक इसको यूज करते रहे, तो इसका EMF 2 वोल्ट से थोड़ा सा कम हो गया 1.9 वोल्ट हो गया, ठीक है। एंड ए लार्ज इंटर रजिस्टेंस ऑफ 380 ओम, और इंटर रजिस्टेंस 0.015 की जगह क्या हो गया 380 ओम हो गया। व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन, तो मैक्सिमम करंट कितनी आ जाएगी निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट का मतलब कैपिटल R, एक्सटर्नल कितना हो गया 0 हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा 1.9 अपॉन कितना है इंटरनल, इंटरनल कितना हो गया 380, ये किस में आ जाएगा अपना एम्पियर में, ठीक है। तो व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन, इतनी मैक्सिमम करंट अपन को मिलेगी इसमें, ठीक है। कुड द सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ ए कार, नो, क्योंकि करंट की वैल्यू बहुत कम है। अरे 1.9 अपॉन 380 तो बहुत कम है, इतनी कम करंट क्या कार की मोटर को स्टार्ट कर देगी। कार की मोटर को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 100 एम्पियर करंट चाहिए, और ये कितनी है, इसको यदि अपन सोल्व करने बैठ गए आगे मान लो, तो ये कितना आ जाएगा 19 अपॉन 38 इंटू 100, ऐसा ही तो होगा, ठीक है। तो ये होगा 1/200, 1/200 का मतलब 1 अपॉन 200 यानी कि 0.0, ठीक है 0.5 होगा ऐसा एम्पियर, 0.005 एम्पियर इतनी करंट फ्लो होगी। और कार की मोटर को स्टार्ट करने के लिए कम से कम चाहिए 100 एम्पियर करंट, इसका मतलब ये कार की मोटर को स्टार्ट नहीं कर पाए, क्लियर। ये अपना क्वेश्चन नंबर 15 था। आगे और क्वेश्चंस देखते हैं, और क्वेश्चंस क्या है, एक तो क्वेश्चन है बहुत बड़े बड़े। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर हैव सेम रेजिस्टेंस। 2 वायर अपने पास में है, एक तो एल्यूमिनियम का है और एक कॉपर का है, दोनों का रेजिस्टेंस जो है वो सेम दे रखा है, यानी कि R एल्यूमिनियम इक्वल टू R कॉपर, ठीक है। विच ऑफ द 2 वायर इज लाइटर, दोनों में से कौन सा वायर लाइटर, लाइटर मीन्स मास किसका कम है, ठीक है। मान लो मास एल्यूमिनियम का है MAl और कॉपर का है M कॉपर। हैंस एक्सप्लेन वाई एल्यूमिनियम, पहले तो मास की बात कर लेते हैं कि मास किसका कम होगा। रेजिस्टेंस दोनों का सेम है, R यानी कि क्या हो गया रो L अपॉन A, ठीक है, L कॉपर A कॉपर, ठीक है, और ये रो कॉपर, और ये हो जाएगा रो, सॉरी उल्टा बोल दिया, तो इधर की तरफ जो आएगा, इधर की तरफ तो क्या होगा R इक्वल टू क्या होगा रो L अपॉन A, रो किसका एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, और ये हो जाएगा रो कॉपर L कॉपर A कॉपर, ठीक है। रेजिस्टेंस दोनों का अपन को सेम दे रखा है, ठीक है। लेंथ भी दोनों की सेम दे रखी है, तो लेंथ से तो लेंथ अपन कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको और आगे बढ़ाते हैं। चलो इसको आगे बढ़ा दो, रो एल्यूमिनियम अपॉन A एल्यूमिनियम इक्वल टू हो जाएगा रो कॉपर अपॉन A कॉपर, हो जाएगा। अब देखो अपन को ये पता लगाना है कौन सा लाइटर मास का है, तो पहले तो अपन को ये देखना पड़ेगा कि यहाँ मास तो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मास कैसे ऐड हो सकता है वो चीज़ समझना। रो एल्यूमिनियम अपॉन A एल्यूमिनियम L एल्यूमिनियम इंटू L एल्यूमिनियम कर सकता हूँ ऐसे,
लेंथ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेंथ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे इधर कर दिया, रो कॉपर एल कॉपर अपॉन ए कॉपर एल कॉपर, ठीक है। यहाँ भी लेंथ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब समझो ऐसा क्यों किया गया है। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। एरिया इंटू लेंथ क्या होगा? वॉल्यूम। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं रो एल्यूमिनियम एल एल्यूमिनियम अपॉन वॉल्यूम एल्यूमिनियम इक्वल्स टू रो कॉपर एल कॉपर अपॉन वॉल्यूम कॉपर, ठीक है। एल तो लेंथ तो सेम है, तो फिर से कैंसिल हो सकती है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से हो सकता है रो एल्यूमिनियम अपॉन वी एल्यूमिनियम इक्वल्स टू रो कॉपर अपॉन वी कॉपर, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है? मास इक्वल्स टू क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी को डी से डिनोट कर देते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। ये वॉल्यूम क्या होगा? मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम की जगह अपन मास और डेंसिटी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा रो एल्यूमिनियम अपॉन, वॉल्यूम की जगह अपन बोलेंगे मास ऑफ एल्यूमिनियम इनटू डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा रो कॉपर अपॉन मास ऑफ कॉपर इनटू डेंसिटी ऑफ कॉपर, ठीक है। अपन को तो मास का रेशो निकालना है। मास का रेशो निकालना है तो एम को इधर ले जाओ, बाकी सबको इधर ले जाओ। तो एम कॉपर अपॉन एम एल्यूमिनियम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रो कॉपर डेंसिटी कॉपर रो एल्यूमिनियम डेंसिटी एल्यूमिनियम, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करो। रो अपन को कॉपर का तो कितना दे रखा है? ये आ जाएगा 1.72 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। डेंसिटी ऑफ कॉपर, देखो रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, पर रेशियो है तो अपन डेंसिटी वो कैंसिल हो जाएगी, इसलिए मैं एक बार डेंसिटी पुट कर देता हूँ। डेंसिटी ऑफ कॉपर कितनी है? 8.9, ठीक है। रो एल्यूमिनियम कितना है? 2.63 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। और नेक्स्ट अपने पास में डी एल्यूमिनियम यानी डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम कितना है? 2.7। तो अब इसको रेशो निकाल लो। रेशो यदि 1 से कम आता है तब तो एल्यूमिनियम का मास ज़्यादा है, और 1 से ज़्यादा आएगा तो किसका आएगा? इसका मास ज़्यादा आएगा। वैसे अपन को दिख रहा है 1 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। यहाँ पे 8.9 है, यहाँ पे 2.7 है, यहाँ पे 1.72 2.63, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली इसको जब सोल्व करते हैं तो कितना आ सकता है? ये अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 के अराउंड आता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली 2 है, 2.2 या कुछ ऐसा आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? कॉपर का मास ज़्यादा है एल्यूमिनियम से। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं मास ऑफ कॉपर इज हैवियर देन मास ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। फिर अपन से पूछा गया है हैंस एक्सप्लेन वाई एल्यूमिनियम वायर आर प्रीफर्ड फॉर ओवर हीट पावर केबल्स। एल्यूमिनियम वायर को अपन प्रीफर क्यों करते हैं? ठीक है, क्योंकि ये तो दिख ही रहा है एल्यूमिनियम वायर का जो रजिस्टिविटी है वो ज़्यादा होती है। रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो ये करंट को ज़्यादा रोकेगा, ठीक है। तो ओवर हीट करने के लिए क्या करने? ओवर हीटेड, हीट नहीं हीटेड। हीट कब ज़्यादा प्रोड्यूस होगी? हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होने के लिए क्या होता है? H इक्वल्स टू क्या होता है? I²RT। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कब ज़्यादा होगा? जब रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। इसलिए अपन एल्यूमिनियम वायर को प्रीफर करते हैं ओवर हीटेड करने के लिए। क्लियर? तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16। और देखते हैं और क्वेश्चंस क्या है अपने सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बोर्ड पे लिखा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पैटेंट क्वेश्चन है एक तरह से, मान लो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की सीरीज है, ठीक है। वो सीरीज देखो ऐसे कैसे भी हो सकती है। यहाँ 1 ओम हो सकता है, यहाँ 1 ओम हो सकता है, यहाँ 1 हो सकता है, 2 2 2 हो सकता है। मान लो ये है ही नहीं, यहाँ पे सीधा ही कनेक्ट है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इनफाइनाइट लेंथ की सीरीज अपने पास में है और इसको एक 12 वोल्ट की बैटरी और 0.5 ओम के इंटर रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया गया है। तो ये पता लगाना है कि इसमें इस बैटरी से कितनी करंट फ्लो होगी, ये अपन को पता लगाना है, ठीक है। तो डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम ए 12 वोल्ट सप्लाई। इस 12 वोल्ट सप्लाई से कितनी करंट पास होगी ये अपन को फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब देखो इसको करोगे कैसे? इसको करने का देखो क्या तरीका है। ये सब सेम है, ऐसे ही जैसे ये पूरा एक डब्बा बना है वैसे आगे एक और डब्बा बनेगा, आगे एक और डब्बा बनेगा, ऐसे इन्फिनिट तक चलता जाएगा। तो जैसे ये बना है वैसे ये है, वैसे ये है, वैसे ये है, इस तरह से आगे तक चलता जाएगा। तो अब देखो यहाँ से मैं इस सीरीज को, इसको समझना, इस वाली सीरीज को, इस वाली सीरीज का जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा
इनफाइनाइट लेंथ की सीरीज है, तो इस वाली सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस ठीक उतना ही आ सकता है लगभग जितना पूरे सर्किट का आएगा। समझ में आ रही चीज़? मैं मान लूँ पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस जो है वो R आता है, तो इसका भी पूरे का कितना आएगा, R ही आना चाहिए, लगभग अप्रोक्सीमेटली R ही आएगा। ठीक है, तो इस डायग्राम को फिर मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ कि अपना A पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे कितना, वही 1 ओम आ गया। ठीक है, यहाँ पे 1 ओम आ गया, फिर यहाँ पे कितना, वही 1 ओम, ये 1 ओम यहाँ आ गया, यहाँ पे कितना, वही 1 ओम, ठीक है, 1 ओम यहाँ आ गया, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। पहले तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर इस सीरीज का जो रेजिस्टेंस बनेगा वो मैंने मान लिया कितना आया है, R, इस पूरे का, इसके इधर वाले का। ये जितना आएगा उतना ही ऑलमोस्ट इसका पूरे का आएगा, यानी कि इस पूरे का भी कितना आना चाहिए, R ही आना चाहिए। ठीक है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि R इक्वल्स टू, अब समझना इस डायग्राम को मैं और कैसे चेंज कर सकता हूँ, इस डायग्राम का नेक्स्ट जो डायग्राम बनेगा वो मैं ऐसे बना सकता हूँ। कैसे समझना इस चीज़ को, ये कितना 1 ओम, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया कितना 1 ओम का, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। ठीक है, इसका कितनी वैल्यू आएगी, ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल हो गए, तो पैरेलल में कितना हो जाएगा, R इंटू 1/R+1 होता है ऐसा, यानी कि कितना हो जाएगा R/R+1, और इस पूरे का भी किसके इक्वल आना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली R के इक्वल ही आना चाहिए। अब ये तीनों कैसे हो गए, सीरीज में हो गए सीरीज में, तो मैं बोल सकता हूँ 1 + R/R+1 + 1 इक्वल्स टू क्या होगा, R होगा कि नहीं होगा, कि इस पूरे का भी ऑलमोस्ट किसके इक्वल आएगा, R के इक्वल ही आएगा। तो अपन ये बोल सकते हैं 1 प्लस, क्योंकि सीरीज में सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, दिख रहा है, लाइट गई, देखता हूँ मैं, चेक कर रहा हूँ दिख रहा है, अरे वाह दिख रहा है शायद, है ना, दिख रहा है, ओके दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को तो कंप्लीट करते हैं। 1 + R/R+1, 1 + R/R+1 + 1 इक्वल्स टू किसके होगा, R के हो जाएगा। इसको सोल्व करो, 1 + 1 कितना 2, तो 2 + R/R+1 किसके इक्वल आएगा, R के। एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, R+1 आ जाएगा, R+1 लेंगे तो इधर तो कितना आएगा, 2R + 2 + R इक्वल्स टू R हो जाएगा। 2R + R कितना हो गया, 3R + 2 इक्वल्स टू, इस R को R+1 को पूरे को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा R² + R हो जाएगा। अब इस पूरी टर्म को उधर ले जाओ, उधर ले जाएंगे तो R² तो ऐसे कैसे हो गया, R - 3R, माइनस का कितना 2R, और ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब इसके फैक्टर्स तो बन नहीं सकते, बन सकते हैं क्या फैक्टर्स, नहीं बन सकते। फैक्टर्स नहीं बन सकते तो अपने पास फॉर्मूला क्या था, श्री धनाचार्य फॉर्मूला था एक। तो श्री धनाचार्य फॉर्मूले से R की जो वैल्यू आएगी, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर्मूला यह था -B ± रूट में B² - 4AC/2A, ऐसा ही फॉर्मूला था। B तो क्या है, -2, तो -2 मैं यहाँ पुट करूँगा तो -2 और मिलकर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में B² यानी कि -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 -4, A की वैल्यू, A इसके साथ वाला होता है 1, और C की वैल्यू -2 अपॉन 2A, 2 × 1 हो गया। आगे सोल्व करो, आगे सोल्व करेंगे तो R इक्वल्स टू 2 तो ऐसे कैसे, प्लस माइनस, ठीक है, ये कितना होगा, माइनस माइनस मिल गया, प्लस हो जाएगा 4 × 2, तो 4 + 4 × 2 यानी कि 4 + 8, 4 + 8 कितना होगा 12, तो रूट में 12 अपॉन 2 हो जाएगा। इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अब कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, रूट में 12 को क्या बोल सकते हैं, 4 × 3 अपॉन 2, ठीक है। 4 को रूट से बाहर लाएंगे तो कितना आएगा 2, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 ± 2 रूट में 3 अपॉन 2, 2 एलसीएम आगे कॉमन हो जाए, कैंसिल हो जाएगा, तो R की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 ± √3 हो जाएगा। 1 ± √3 यानी कि क्या होगा, 1 ± 1.732 होगा। अब 1 - 1.732 करेंगे तो माइनस में रेजिस्टेंस आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, और 1 + 1.732 करेंगे तो कितना आएगा, तो प्लस में आएगा, तो R इक्वल्स टू आ जाएगा 2.732
2.732 ओम, इतना तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। वेरी गुड, लाइट भी आ गई, सही आया है, इसलिए लाइट आ गई। तो इतना तो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब मुझे क्या निकालनी है, करंट कितनी होगी। तो करंट क्या होता है, आई इक्वल्स टू क्या होता है, ई अपॉन आर प्लस आर, ऐसा ही होगा। तो ई अपॉन आर प्लस आर वैल्यू पुट कर दो, और कुछ नहीं करना। तो आई इक्वल्स टू ई की वैल्यू 12, ठीक है, आर की वैल्यू जो अपने निकाली है 2.732 प्लस स्मॉल आर कितना दे रखा है 0.5, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 प्लस 2.7 प्लस 0.5 कितना होगा 232। अब इसको आगे सोल्व कर लेना, ये क्या आ जाएगा, इसकी करंट की वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगी। तो इसमें मेन फंडा क्या है, मेन फंडा इसके अंदर ये है कि ये देख लो कि सीरीज कॉमन कहाँ चल रही है, कि ये 3 फिर ये 3 फिर ये 3 फिर ये 3, तो इन 3 को रख लो, बाकी सबका इक्विवेलेंट जो है वो ऑलमोस्ट इस पूरे सर्किट के इक्विवेलेंट के इक्वल ही आएगा। तो इस पूरे का इक्विवेलेंट मैं आर मान लूँ, तो इसका भी इक्विवेलेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, आर ही बनेगा। तो इसका इक्विवेलेंट मैंने क्या मान लिया, आर ही मान लिया। समझ में आ रही चीज़। तो ये आर मैंने मान लिया, फिर उसको आगे अपन ने सीरीज से सोल्व कर लिया, तो आर की वैल्यू अपने पास ही आई। तो आई इक्वल टू होता है ई अपॉन आर प्लस आर, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो आई इक्वल टू ई अपॉन आर हो जाता, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है तो आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर आ जाएगा। तो आई की वैल्यू अपने पास ही निकल के आएगी 12/3.232 एम्पियर। समझ में आ गई चीज़। ये अपने पास यहाँ पे करंट जो है वो निकल के आ गई, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा सच्चा प्यारा। क्वेश्चन नंबर 21 क्यों लिया है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में 21 क्यों लिया, क्योंकि 17, 18, 19 थ्योरी का क्वेश्चन है, पढ़ना एनसीईआरटी की बुक के अंदर, वो थ्योरी के क्वेश्चन है। थ्योरी के क्वेश्चन तो मैं क्या बताऊंगा, कर लोगे, थ्योरी अपन ने कर रखी है। और क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए 21 अपन ने क्वेश्चन लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 तक क्वेश्चन इसके अंदर है, और आगे के क्वेश्चन और देख लेते हैं उसमें क्या चीज़ आती है। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन और आएंगे इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 अपना लिखा गया है। 22 क्वेश्चन अब जो है वो कुछ इसी ऐसा ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं 23 ले लेता हूँ। 23 में देखो क्या है, दो रेजिस्टेंस लगाए गए हैं R और X। द बैलेंस पॉइंट विद स्टैंडर्ड रजिस्टर R इक्वल्स टू 10 ओम, इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है कितनी, 10 ओम। इस फाउंड टू बी 58.3 सेंटीमीटर, यानी कि 10 ओम जो है R, उसके लिए अपन को बैलेंस पॉइंट कहाँ मिला है 58.3 सेंटीमीटर। वाइल दैट विद द अननोन रेजिस्टेंस X की वैल्यू अपन को पता लगानी है, और X के लिए बैलेंस पॉइंट मिला है 68.5 सेंटीमीटर। तो X की वैल्यू पता लगे, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ X, ठीक है। अगला क्वेश्चन बाद में देखेंगे इसका ही। तो पहले तो ये पता लगाना है कि X की वैल्यू क्या होगी। देखो पहले मैं डॉट यदि यहाँ लगा दूँ, ठीक है, यूँ समझो ये यहाँ ऐसा था, ये यहाँ ऐसे था, वही अपन ने जो कंपैरिजन ऑफ सेल किया था वैसे ही है। ये ई सेल की बैटरी लगी है, ये तो यहाँ से फिलहाल कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो फिलहाल बैलेंस किसको कर रहा है, ये ई को कर रहा है। लेकिन जब मैं डॉट यहाँ लगा दूंगा, यहाँ डॉट लगा दिया, तो अब मान लो यहाँ से करंट यदि आई फ्लो हो रही है इसमें से, ठीक है, तो इस पर पोटेंशियल कितना हुआ आई इंटू आर, वो आई इंटू आर बैलेंस कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आई इंटू आर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स L1। L1 कितना है, L1 है अपना, ये L1 मान लो, तो मैं बोल दूंगा I इंटू 10 किसके इक्वल हो जाएगा, x इंटू 58.3 हो जाएगा। आई आर इक्वल टू एक्सल होता है या V इक्वल टू एक्सल होता है। फिर मान लो मैंने डॉट को यहाँ से हटाया और यहाँ लगाया, तो अब किसको बैलेंस करेगा, x को, ठीक है। करंट इसमें I फ्लो हो रही है, तो I इंटू एक्स क्या हो जाएगा, I इंटू ये वाला x इक्वल टू क्या हो जाएगा, XL2। तो I इंटू कैपिटल X, ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, कैपिटल X इक्वल टू क्या हो जाएगा, XL2। तो I इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, और L2 कितना है 68.5 हो जाएगा। एक तो इक्वेशन मेरे पास में ये आई है, एक इक्वेशन मेरे पास में ये आई है, अपन को x की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 कर दो। 1 करेंगे तो I से तो I कैंसिल, x/10, यहाँ तो बचेगा क्या, x अपॉन 10, यहाँ x से x कैंसिल, 68.5 अपॉन 58.3, 68.5 अपॉन 58.3, तो यहाँ से x निकाल लो, x कितना आ जाएगा 685 अपॉन 58.3 ओम, ये x की वैल्यू आ जाएगी जो अपन को निकालनी थी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा गया है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। फिर ये बोला व्हाट माइट यू डू इफ यू फेल टू फाइंड अ बैलेंस पॉइंट विद द गिवन सेल ई के लिए अपन ने बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट कर ही नहीं पा रहे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ वो चीज़ समझना। इसको ए डैश मान लो, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि इस सेल का EMF जो है भाई जिसको बैलेंस करना है
उसका पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो इससे तो कम ही होना चाहिए। मान लो इस सेल का पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट ड्रॉप करती है इस पूरे के ऊपर, तो मैक्सिमम कहाँ तक बैलेंस हो सकता है, ये 10 वोल्ट तक बैलेंस हो सकता है। यदि इसका पोटेंशियल 12 वोल्ट हो गया तो ये 12 वोल्ट को तो बैलेंस कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि 10 वोल्ट तक ये बैलेंस कर सकता था। इसका मतलब यदि ये सेल बैलेंस नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका ईएमएफ जो है इस वाली बैटरी का, उसका ईएमएफ इससे कम है। तो पोटेंशियोमीटर के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि जो प्राइमरी सेल का ईएमएफ होता है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए सेकेंडरी सेल के ईएमएफ से, तभी बैलेंस पॉइंट मिलेगा, नहीं तो बैलेंस पॉइंट नहीं भी। जिसको मेज़र करना है उसकी वैल्यू तो कम ही तो होनी चाहिए, वो ज़्यादा, ये वाला ज़्यादा यदि होगा, ये वाला यदि कम हो गया तो मेज़र करने वाला ज़्यादा यदि हो गया तो मेज़र जिसको करना है यदि वही ज़्यादा हो गया तो फिर मेज़र होगा कैसे, ठीक है। तो इसलिए हमेशा प्राइमरी सेल का ईएमएफ जो है वो सेकेंडरी सेल के ईएमएफ से ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी मेज़र हो पाएगा, नहीं तो मेज़र नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि यदि ऐसा है, फेल हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ई की वैल्यू ईपी से कम है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23। अब इस चैप्टर का लास्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन आता है 24, उस क्वेश्चन को और देख लेते हैं उसमें क्या चीज़ आती है अपने सामने निकल के। लास्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का एनसीईआरटी का वो अपना लिखा गया है बोर्ड के ऊपर, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है। देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए अपन ने जो सेटअप बनाया था ठीक वैसा ही है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर, एक 2 वोल्ट का पोटेंशियोमीटर अपन ने ले रखा है यहाँ पे, यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए 1.5 वोल्ट सेल। इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, मान लो वो R है, वो अपन को फाइंड आउट करना है। द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट इज, जब सर्किट ओपन था यानी कि यहाँ पे कोई डॉट नहीं था, जब ये वाली कंडीशन थी तो ये तो कोई काम का ही नहीं रहा, जो भी होगा इस सेल के लिए आएगा बैलेंस पॉइंट, और इस सेल से जब करंट फ्लो नहीं होती तो ईएमएफ जो होता है वही बैलेंस होता है, यानी कि जो ई होगा वो किसके इक्वल आया है, ई कितना है 1.5 वोल्ट, और उसके लिए जो बैलेंस पॉइंट आया है वो कितना आया है, वो आया है 76.3 सेंटीमीटर आया। फिर वैन ए रजिस्टर ऑफ 9.5 ओम इज, अब क्या किया अपने 9.5 ओम यानी कि यहाँ डॉट लगा दिया, ठीक है, इज यूज्ड इन द एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द सेल, द बैलेंस पॉइंट शिफ्टेड टू 64.8 सेंटीमीटर। यानी कि जब करंट फ्लो होती है तो ई जो है, जब करंट फ्लो होती है तो यहाँ पे जो बैलेंस होता है वो किसके लिए होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बैलेंस होता है, यानी कि वी के लिए बैलेंस होता है, और वी जो होगा वो उसके लिए जो बैलेंसिंग लेंथ आई है वो कितनी आई है 64.8 सेंटीमीटर आई है, ठीक है। तो ये बोला गया है डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल आया है। तो अपने पास में इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर, ये तो था, सीधा सा फॉर्मूला था। तो R इक्वल्स टू L1 तो कितना है 76.3, L2 कितना है 64.8 अपॉन L2 कितना है 64.8 इंटू आर कितना लगाया है अपन ने 9.5। इसको आगे सोल्व कर लो, यही अपना क्या आएगा, ओम के अंदर इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 24। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है वो अपने सारे इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने सारे ही क्वेश्चन देखे हैं, इसमें तो कुछ छोड़ा ही नहीं है इस चैप्टर के अंदर के। तो बीच बीच में जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो बीच बीच के टॉपिक्स में अपन ने डिस्कस कर लिए थे पहले ही, बाकी जो बच रहे थे वो अपन ने अभी क्वेश्चंस जो है वो पूरे इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। तो अब अपना नेक्स्ट जो अपने क्वेश्चंस आएंगे कल, वो आएंगे नीट और आईआईटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के, उन क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे डिस्कस और कर लेंगे अच्छे से। तो हार्डली 1 या 2 वीडियो के अंदर वो क्वेश्चंस वो डिस्कस हो जाएंगे, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो पढ़ लो, नोट्स बना लो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो, और मैं आपका अपना राहुल छाबड़ा ऐसे ही आपको पढ़ाता रहूँगा और ज्ञान बांटते रहेंगे, ज्ञान अपना भी बढ़ाएंगे, आपका भी बढ़ाएंगे, आपका भी नॉलेज बढ़ता रहेगा, मेरा भी नॉलेज बढ़ता रहेगा। तो अपन ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अच्छे से करते रहो, बाकी मज़े करते रहो, पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।